तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, नेदर एम्परर ने बहुत ही चालाकी के साथ लिन फेंग और प्रिंसेस की शादी करवाने के लिए उन दोनों को एक इल्यूजन के अंदर फंसा दिया था। पर जैसे लिन फेंग को एहसास होता है कि वो एक इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ है, तो वो एक भी पल जाया किए बगैर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस इल्यूजन को तोड़कर बाहर आ गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में नेदर एम्परर ज़ू टियान लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, बहुत अच्छे, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे इल्यूजन को तोड़ दोगे। जिस पे लिन फेंग भी मुस्कुराते हुए एम्परर ज़ू टियान से कहता है कि वैसे एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगा, आपका ये इल्यूजन था काफी ज्यादा पावरफुल। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप हूँ। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सब कुछ हकीकत है, लेकिन शुक्र है कि वो सब बस एक इल्यूजन था, वरना अब तक तो मेरा बुरा हाल हो चुका होता। लिन फेंग की ये बात सुनकर एम्परर ज़ू टियान मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि तुमसे किसने कह दिया कि वो सब हकीकत नहीं था। मैं मानती हूँ कि वो सब बस एक इल्यूजन था, लेकिन उसमें जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ सच था। एम्परर ज़ू टियान की ये बात सुनकर लिन फेंग, जो कि अभी तक वहाँ पे मुस्कुरा रहा था, उसके फेस के ऊपर आई हुई स्माइल एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है। और लिन फेंग की ऐसी हालत देखकर एम्परर ज़ू टियान को तो वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जबकि बेचारे लिन फेंग के तो होश ही उड़ चुके थे। तभी एम्परर ज़ू टियान आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहती है, तुम बिल्कुल ठीक समझे, अब तुम्हारी ऑफिशियली प्रिंसेस कियानिंग के साथ शादी हो चुकी है, यानी कि तुम दोनों डव कपल बन चुके हो। एम्परर ज़ू टियान की ये बात सुनकर तो लिन फेंग के सर के ऊपर एक बूम आके कहता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल कर थोड़ा गुस्सा होते हुए एम्परर ज़ू टियान से कहता है, आप भला हमारी मर्जी के बगैर ही हम दोनों को एक दूसरे का डव कपल कैसे बना सकती हो। जिस पे एम्परर ज़ू टियान मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहते हैं कि मुझे भले मत करो, ये तुम दोनों की अपनी गलती की वजह से हो रहा है। कियानिंग को तो पहले से ही पता था कि अनसेटल वेपन को हासिल करने के लिए उसे अपने डव कपल की जरूरत होगी, पर उसने सोचा कि अगर वो तुम्हें नकली डव कपल बनाकर यहाँ पे लाती है तो शायद वो हमारे गॉडेस मून क्लैन को बेवकूफ बनाते हुए हमारे अनसेटल वेपन को हासिल कर ले। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। क्या तुम लोगों ने सोचा है कि तुम लोग अभी तक हमारे अनसेटल वेपन को हासिल क्यों नहीं कर पाए थे? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम दोनों असल में डव कपल थे ही नहीं, और अनसेटल वेपन को सिर्फ वही हासिल कर सकता था जो कि अपने डव कपल के साथ वफादार हो। पर मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ शादी नहीं करने वाले, इसलिए मैंने इस इल्यूजन का बहाना बनाकर तुम दोनों के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी, और उस इल्यूजन के अंदर तुमने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ मेरे ही बिछाया हुआ चाल था। लेकिन तुमने उस इल्यूजन के अंदर जो कुछ भी किया था वो सब बिल्कुल सच था। पर तुम पूरी तरह से मुझे ब्लेम करो उससे पहले मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। भले ही वो इल्यूजन मेरा बिछाया हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने इस इल्यूजन के अंदर जो कुछ भी किया वो तुम दोनों ने पूरी तरह से अपनी मर्जी से किया। अगर तुम दोनों एक दूसरे को ना चाहते होते तो मैं तो क्या कोई भी तुम दोनों की शादी नहीं करवा पाता। और ये कहकर एम्परर ज़ू टियान वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहती है, अब जब तुम ऑफिशियली मेरे गॉडेस मून क्लैन के हिस्सा बन चुके हो तो तुम्हें फ्यूचर में मेरे गॉडेस मून क्लैन की भी रक्षा करनी होगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, मैंने तो तुम दोनों की लव स्टोरी को पूरा करने के लिए काफी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, पर जानते हो इस कमाल की स्क्रिप्ट को किसने चुना था? हमारे प्यारे गाओ जी ने। एम्परर ज़ू टियान की ये बात सुनकर तो बेचारा गाओ जी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुका था। वो एम्परर ज़ू टियान के ऊपर गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने आज तक इससे ज्यादा घटिया औरत नहीं देखी। कहने को तो मैं एक डिमोनिक बीस्ट हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा घटिया है। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने गॉडेस मून क्लैन के फायदे के लिए बेचारे इस लड़की का फायदा उठाकर इसकी शादी अपने गॉडेस मून क्लैन की एक डिसेबल के साथ करवा दी, और जब इस सबसे भी इसका मन नहीं भरा तो अब ये सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। लिन फेंग वहाँ पे सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा था। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि ये सब कुछ एम्परर ज़ू टियान ने अपने गॉडेस मून क्लैन के फायदे के लिए किया है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए एम्परर ज़ू टियान से कहता है, आप चिंता मत करें, जब भी फ्यूचर में आपके डिवाइन गॉडेस मून क्लैन को मेरी जरूरत होगी मैं उसकी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ऑफिशियली प्रिंसेस कियानिंग के साथ शादी नहीं करने वाला। आपने भले ही मुझे उसका डव कपल बना दिया है, लेकिन मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है, तो मैं चाहकर भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस कियानिंग को देखते हैं, जो कि अभी तक भी इस इल्यूजन के अंदर ही फंसी हुई थी, और अचानक से वहाँ पे लिन फेंग के गायब हो जाने की वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक लिन फेंग गायब कहाँ हो गया, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर घूमते हुए लिन फेंग को तलाश करने लगती है, जो देखकर फाइनली एम्परर ज़ू टियान को भी उसकी ऊपर तरस आ जाता है। इसलिए वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस कियानिंग को भी इल्यूजन से बाहर ले आती है। जहाँ जैसे ही प्रिंसेस इल्यूजन से बाहर आती है तो तब जाके उसे वहाँ पे एहसास होता है कि वो तो बस एक इल्यूजन के अंदर थी, और लिन फेंग की तरह उसे भी वहाँ पे एक एक करके सब कुछ याद आने लगा था। लेकिन इसी बीच उसकी नजर एम्परर ज़ू टियान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसके सामने सर झुकाते हुए उसे ग्रीट करती है, जो देखकर एम्परर ज़ू टियान मुस्कुराकर प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, कियानिंग मेरी बच्ची, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। और ये कहकर एम्परर ज़ू टियान लिन फेंग की तरफ पलटते हुए उससे कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा याद रखोगे। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहती है, खैर अब जब तुम दोनों ने मेरे इम्तिहान को पास कर ही लिया है तो अब समय है तुम्हें वो एंसेस्ट्रल वेपन देने का। मुझे तुम पे पक्का यकीन है
तुम उस एंसेस्ट्रल वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमारे गोडेस मून क्लैन की लेगेसी को आगे बढ़ाओगी। और ये कहकर एम्परर ज़ूटियान अचानक से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए प्रिंसेस के कान में कहती है, एक और बात, लिन फेंग अब तुम्हारा डाउ कपल बन चुका है, तो अब से तुम्हें लिन फेंग का भी खास ख्याल रखना होगा। ये हमारे गोडेस मून क्लैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी एम्परर की ये बात सुनकर तो बेचारी प्रिंसेस वहाँ पे एक पल के लिए शर्मा जाती है, लेकिन वो जल्दी से अपने घुटनों पे आकर एम्परर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी और जितना ज्यादा हो सकेगा अपने गोडेस मून क्लैन को नई ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करूंगी। जिस पे एम्परर ज़ूटियान मुस्कुराते हुए उससे कहती है, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ये कहकर एम्परर ज़ूटियान ऊपर हवा में उठते हुए उससे कहती है, तो अब समय है तुम्हें एंसेस्ट्रल वेपन देने का। और ये कहकर एम्परर ज़ूटियान अपने पास से एंसेस्ट्रल वेपन को बाहर निकालती है, जो कि दो भागों में था। एक डिवाइन मून व्हील था और दूसरा डिवाइन सन व्हील था। उन दोनों वेपन से निकलने वाले ऑरा को देखकर तो लिन फेंग और प्रिंसेस दोनों वहाँ पे हैरान हो चुके थे। जबकि एम्परर ज़ूटियान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन दोनों से कहती है, ये एक एम्परर लेवल का वेपन है, जिसे अगर तुम लोग पूरी तरह से मास्टर कर लेते हो तो इसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ गॉड किंग रियलम तक के कल्टीवेटर्स को जान से मार सकते हो, इसलिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और ये कहकर एम्परर ज़ूटियान डिवाइन मून व्हील को प्रिंसेस को सौंप देती है, जबकि सन व्हील उन्होंने लिन फेंग के हवाले कर दिया था। यानी कि एम्परर ज़ूटियान एक बार फिर से उन दोनों को एक तरह से आपस में छोड़ देती है। वहीं लिन फेंग और प्रिंसेस एक बार फिर से एम्परर ज़ूटियान के सामने अपना सर झुकाते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जो देखकर एम्परर ज़ूटियान मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहती है, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ। यहाँ ऊपर ही डेडली माउंटेन्स के अंदर अनडिफाइंड फीनिक्स फायर मौजूद है, जिसे अगर तुम हासिल करते हुए रिफाइन कर लेते हो तो तुम्हारी फीनिक्स मचा सोल और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एम्परर ज़ूटियान की ये बात सुनकर तो लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे पूरे एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक महीने की लगातार मेहनत के बाद लिन फेंग फाइनली उस अनडिफाइंड फीनिक्स फायर को रिफाइन कर चुका था, जिसके चलते उसकी फीनिक्स मचा सोल और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लिन फेंग की फीनिक्स मचा सोल के ऑरा को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो गॉड किंग रियलम को भी सरपास कर चुकी है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ लिन फेंग ही अकेला नहीं था जिसने ब्रेक थ्रू किया था, बल्कि प्रिंसेस भी वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए हमली गॉड रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुकी थी। तभी एम्परर ज़ूटियान वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के सामने आती हुई उन दोनों से कहती है, बहुत अच्छे, अब तुम दोनों किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, जिसके चलते अब मैं तुम लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड में भेज सकती हूँ। असल में आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी सबके सामने आई है, और अगर तुम दोनों वहाँ पे जाकर कल्टीवेट करते हो तो उससे तुम दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये कहकर एम्परर ज़ूटियान वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग दोनों को वहाँ पे अपने सीक्रेट रियलम से बाहर भेज देती है। जहाँ सीक्रेट रियलम से बाहर निकलने के बाद वो दोनों सीधा गोडेस मून क्लैन में जा पहुंचते हैं। उन दोनों को वहाँ पे आते हुए देखकर ट्रू लॉर्ड एक्साइटेड होकर उन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम दोनों एंसेस्ट्रल वेपन को लेने में कामयाब हो पाए? जिस पे लिन फेंग कोल्ड टून में उन्हें जवाब देते हुए बताता है कि हाँ बिल्कुल, और एम्परर ज़ूटियान ने अपना अगला सक्सेसर प्रिंसेस कैनिंग को चुना है, जिसका मतलब है कि गोडेस मून क्लैन की नई ट्रू लॉर्ड प्रिंसेस कैनिंग ही बनने वाली है। लेकिन लिन फेंग की ये बातें सुनकर ट्रू लॉर्ड को वहाँ पे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, वो तो उल्टा वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तभी प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे उन्हें अपना डिवाइन मून व्हील बाहर निकाल कर दिखाती है, जिसे देखकर तो गोडेस मून क्लैन के लोगों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जो देखकर लिन फेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी अपने सन व्हील को बाहर निकाल कर उन सभी लोगों को दिखाता है, जिसे देखा तो वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। पर जल्दी ट्रू लॉर्ड खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छे, लगता है हमारे गोडेस मून क्लैन के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। इस वेपन का इस्तेमाल करके न सिर्फ हम लोग अपने गोडेस मून क्लैन की खोई हुई इज्जत को वापस पा सकते हैं, बल्कि अपने क्लैन को दोबारा से रिवाइव भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा गोडेस मून क्लैन एक बार फिर से पावरफुल क्लैंस में से एक हो जाएगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना ज्यादा आसान लग रहा था, ये जर्नी असल में उतनी ज्यादा भी आसान नहीं होने वाली थी। तभी प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे थोड़ा उदास होकर ट्रू लॉर्ड से कहती है, फिलहाल के लिए मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आउटसाइड रियलम के अंदर जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जितना ज्यादा जल्दी हो सके खुद को गॉड एम्परर रियलम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बस एक बार मैंने गॉड एम्परर रियलम को अचीव कर लिया, उसके बाद मेरा सबसे पहला काम आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का होगा। मैं जानती हूँ आप सभी लोग अंडरवर्ल्ड में रहकर बहुत ही बुरी तरह से तंग आ चुके होंगे, पर अब और नहीं, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग के फेस के ऊपर तो वहाँ पे गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे कूल लुक के साथ प्रिंसेस कैनिंग और ट्रू लॉर्ड को देखते हुए कहता है, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोलते हुए मेरा फायदा उठाया। आपने झूठ बोला था कि एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल करने के लिए हमारा डाउ कपल होना जरूरी है, जबकि हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। लिन फेंग की ये बात सुनकर जहाँ प्रिंसेस कैनिंग थोड़ा घबरा चुकी थी, तो वहीं ट्रू लॉर्ड ने तो जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था। वो हंसते हुए लिन फेंग से कहती है, अरे इसमें प्रिंसेस कैनिंग की तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इस सब के बारे में तो उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। ये बात तो मैंने तुम दोनों से छुपाई थी, इसलिए अगर देखा जाए तो ये सारी गलती मेरी थी, तो तुम मुझे जो चाहो सजा दे सकते हो। ट्रू लॉर्ड की ये बात सुनकर लिन फेंग उसे वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले ट्रू लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से मुस्कुराते हुए लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग से कहती है, मेरे ख्याल में तुम मुझे बाद में भी सजा दे सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देर की तो आउटसाइड रियलम के अंदर मौजूद अपॉर्चुनिटी को कोई और हासिल कर लेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और ये कहकर ट्रू लॉर्ड वहाँ पे जल्दी से एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए फोर्सफुली उन दोनों को वहाँ पे उसके अंदर भेज देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल
पाया था, जिनके वहाँ से जाने के बाद हम दोबारा से वहाँ पे एम्प्रेस वू टियान को देखते हैं, जो कि लगातार उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थी। और लिन फेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर गाओ जी वहाँ पे एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, सब कुछ सही तरीके से हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि लिन फेंग एक नेक दिल इंसान था, वरना वो हमारे क्लैन के अनसेटल वेपन को हासिल करने के बाद हमारे पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब तो बस मेरी एक ही दुआ है कि लिन फेंग जितना जल्दी हो सके गॉड एम्परर रियलम को अचीव कर ले और अपने वादे के मुताबिक हमारे गॉडेस मून क्लैन की मदद करते हुए हम लोगों को इस वर्ल्ड से बाहर निकाल दे। जिसमें एम्परर वू टियान भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी अब लिन फेंग के ऊपर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जिसपे गाओ जी उसे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन एम्परर डोंगजी और ग्रैंड एम्परर की फाइट का क्या हुआ? अभी तक तो उन लोगों की फाइट का फैसला हो जाना चाहिए था। गाओ जी की ये बात सुनकर एम्परर वू टियान तो मजे से वहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट लिखते हुए उससे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो दोनों अभी तक भी फाइट कर रहे हैं और इतने लंबे समय तक फाइट करने के बावजूद भी अभी तक उन दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं पड़ा और न ही किसी का पावर लेवल कम हुआ है। जिसपे गाओ जी थोड़ा सीरियस होकर एम्परर वू टियान से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या एम्परर डोंगजी वाकई उनका रीइंकार्नेशन है? जिसपे अब की बार एम्परर वू टियान भी थोड़ा सीरियस होते हुए उससे कह दिया कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर डोंगजी कौन है, और वैसे भी अब उसका बेटा लिन फेंग पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। जिसपे गाओ जी एक बार फिर से परेशान होते हुए कहता है कि यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। ग्रैंड एम्परर बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर वो एम्परर डोंगजी को मार देता है तो उसके बाद वो लिन फेंग के पीछे आएगा और लिन फेंग के पीछे आने का मतलब होगा हमारे गॉडेस मून क्लैन के पीछे आना। जिसमें एम्परर वू टियान एक बार फिर से मुस्कुराते हुए गाओ जी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब नहीं सोचा होगा? ये जो मैं नई स्क्रिप्ट लिख रही हूँ वो किसी ऐसी सिचुएशन में हमारे काम आएगी। उसके बाद सीन चेंज होकर हम डीमन लॉर्ड ज़ुआन को देखते हैं, जो कि गॉड किंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था। वो एक जगह पे बैठा हुआ एक लेटर पढ़ रहा था। उस लेटर को पढ़कर डीमन लॉर्ड ज़ुआन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहा है। ग्रैंड एम्परर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब है कि एम्परर डोंगजी के जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि अब एम्परर डोंगजी हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से साफ होने वाला है। और ऊपर से लिन फेंग भी गॉडेस मून क्लैन के एक इल्यूजन में फंसा हुआ है, जबकि गॉडेस मून क्लैन के साथ साथ बाकी छोटे मोटे क्लैन जैसे कि कोस्ट क्लैन, शैडो क्लैन और आई क्लैन, इन सभी को हम लोगों ने नेदर वर्ल्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था। और इतने सालों तक वहाँ पे रहने के बाद वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके होंगे। बस हमें गोस्ट क्लैन से थोड़ा बहुत खतरा था, लेकिन उनका डिसेंडेंट इतना ज्यादा बेवकूफ निकला कि उसने अपने हाथों से ही अपने एंसेस्टर्स को जान से मार दिया। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग जब चाहे नेदर वर्ल्ड में जाकर लिन फेंग को जान से मार सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये कहकर डीमन लॉर्ड ज़ुआन वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन तभी अचानक से स्पिरिचुअल रियलम का गार्डियन गॉड वहाँ पे अपीयर होते हुए डीमन लॉर्ड ज़ुआन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर मेरे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर आने की? लेकिन गार्डियन गॉड की ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड ज़ुआन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबरा था। वो उल्टा वहाँ पे गार्डियन गॉड को धमकी देते हुए कहता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, एक छोटे से रियलम का गार्डियन गॉड होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर इस तरह से आकड़ने की? लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों उड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें एम्परर डोंगजी और उसके बेटे का सपोर्ट है। पर अफसोस तुम जिसके दम पे इतना ज्यादा उड़ रहे थे अब वो एम्परर डोंगजी नहीं रहा। अगर यकीन नहीं होता तो ये लेटर पढ़ लो। और ये कहकर डीमन लॉर्ड ज़ुआन वहाँ पे उस लेटर को गार्डियन गॉड की तरफ बढ़ा देता है, जिसे पढ़कर पहले तो गार्डियन गॉड को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो वहाँ पे खुद को संभाल कर डीमन लॉर्ड ज़ुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि इस लेटर में जो भी लिखा है वो वाकई सच है। जिसपे डीमन लॉर्ड ज़ुआन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे ऊपर अटैक करके देख लो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ। अब से इस पूरे स्पिरिचुअल रियलम के ऊपर मेरा यानी डीमन लॉर्ड ज़ुआन का कब्जा होगा। और ये कहकर वो गार्डियन गॉड के सामने ही वहाँ से आगे बढ़ गया था, जबकि पीछे की तरफ मौजूद गार्डियन गॉड उस लेटर को पढ़कर परेशान होते हुए कहता है, एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं, जबकि लिन फेंग एक इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ है, जिसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। ऊपर से ये डीमन लॉर्ड ज़ुआन है, गॉड किंग रियलम का कल्टीवेटर है, अगर मैं अकेले इसके ऊपर हमला करता हूँ तो ये यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मुझे जान से मार देगा। इसलिए इस डीमन लॉर्ड ज़ुआन को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। और ये कहते हुए गार्डियन गॉड वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टाई सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाई सेट के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि तभी अचानक से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से डीमन लॉर्ड ज़ुआन निकल कर बाहर आता है। और आज यहाँ पे उसके साथ उसके डिसेबल्स भी थे, जिनके ऑरा प्रेशर की वजह से ही टाई सेट के डिसेबल्स के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। तो देखा टाई सेट के मास्टर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड ज़ुआन से कहते हैं, कौन हो तुम और तुम्हारे यहाँ पे आने का मकसद क्या है? जिस पे डीमन लॉर्ड ज़ुआन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए टाई सेट के मास्टर से कहता है, चिंता मत करो, मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लैन के पास एक बहुत ही शानदार वेपन है, अगर तुम लोग चुपचाप उस वेपन को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं अपने लोगों को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी इस ऑफर को मना करते हो तो फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे टाई सेट को भी मरना होगा। और टाई सेट को अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए डीमन लॉर्ड ज़ुआन वहाँ पे अपनी डिमोनिक मार्चेस और बॉडी को समन करते हुए टाई सेट के आउटर बैरियर के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ टाई सेट का वो प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ही टाई सेट के मास्टर को वहाँ पे एहसास हो गया था कि ये डीमन लॉर्ड
बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने जल्दी वहाँ पे कुछ ना किया तो वो डीमन लॉर्ड उसकी पूरी की पूरी टाई सेट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये कहकर टाई सेट का मास्टर जल्दी से डीमन लॉर्ड जॉन को वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर, मैं हूँ टाई सेट का मास्टर, प्लीज आप मुझे बताइए आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? क्या हमारे टाई सेट के किसी डिसेबल ने आपको ऑफेंड किया है? आप बस मुझे उसका नाम बताइए, मैं खुद उसको पनिश करूंगा। जिसपे डीमन लॉर्ड जॉन वहाँ पे जो हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम बहरे हो? अभी अभी मैंने क्या कहा था? मुझे तुम्हारे टाई सेट का वेपन चाहिए। और ये कहकर डीमन लॉर्ड जॉन वहाँ पे अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके टाई सेट के मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर चुका था। और जैसे ही टाई सेट का मास्टर वहाँ पे घायल होता है तो टाई सोड खुद ब खुद ही उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है, जिसके अंदर से उसकी सोल निकलकर बाहर आते हुए डीमन लॉर्ड जॉन से कहती है, तुमने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम शायद नहीं जानते हमारे टाई सेट को एक गॉड एम्परर प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे पूरे की पूरे क्लैन का नामो निशान मिटा देगा। टाई सोड की यह बात सुनकर डीमन लॉर्ड जॉन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, कहीं तुम एम्परर डोंगजी की बात तो नहीं कर रही? जिस पे टाई सोड को एक छोटा सा झटका लगता है और वो चुपचाप हाँ में अपना सर हिला देती है। जो देखकर डीमन लॉर्ड जॉन वहाँ पे जोर हंसना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे टाई सोड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा एम्परर डोंगजी मरने वाला है। अब बताओ एम्परर डोंगजी के अलावा तुम लोगों की यहाँ पे कौन रक्षा करेगा? और ये कहकर वो एक झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए टाई सोड के सामने पहुंच गया था। कहीं तुम यहाँ पे एम्परर डोंगजी के बेटे के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, वो नेडेड वर्ल्ड के एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप है, जिसका मतलब है कि वो भी यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। मुझे उम्मीद है अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि अब तुम लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। वैसे भी तुम दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, तो फिर तुम यहाँ पे छोटे सी रियलम के अंदर रहकर अपना टाइम जाया क्यों कर रही हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नई ताकत का एहसास करवाऊंगा। लेकिन मिस टाइम वहाँ पे चिल्लाती हुई उससे कहते हैं कि अपनी ये गंदी बकवास बंद करो, मुझे एम्परर डोंगजी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। जिसपे डीमन लॉर्ड जॉन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगी, इस बार तुम्हारे एम्परर डोंगजी का सामना ग्रैंड एम्परर के साथ हो रहा है, जो कि आसानी के साथ एम्परर डोंगजी को जान से मार देंगे। डीमन लॉर्ड जॉन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस टाइम वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड एम्परर वाकई सबसे ज्यादा ताकतवर था। जबकि सामने की तरफ मौजूद डीमन लॉर्ड जॉन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए मिस टाई से कहता है, अब बस बातें बहुत हो गई, अब समय है एक्शन का। और ये कहकर वो वहाँ पे मिस टाई के ऊपर अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था, जिसे देखकर ही मिस टाई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।